अप्रैल सीरीज का आज आखिरी दिन और शुरुआत के साथ ही समापन भी दमदार होने के पूरे आसार। बेहतरीन तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी लगभग 150 अंकों का उछाल दिखाता हुआ मजबूत शुरुआत के बाद 15,000 के नजदीक पहुंचने के बाद क्या करें आप, कहां होगी एक्सपायरी और कैसे करें आप, अगली सीरीज की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ऐसा एक्सपायरी वीक हर बार आए ऐसी आशा है सर। जिस तरह से एक्शन इस हफ्ते बना है, जबरदस्त तेजी रही है बाजार में, तो उसके बारे में आपसे सवाल करेंगे और आज के एक्सपायरी एक्शन भी समझना है। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप एसजीएक्स निफ्टी में तगड़ा उछाल दिखा है, 15,000 के करीब पहुंचता हुआ दिखा है। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले हल्के मजबूती के संकेत। एसएनपी ने इंट्राडे में एक नया रिकॉर्ड बनाया, हालांकि रिकॉर्ड बनाने के बाद फिसला जरूर था और डाउ भी 165 अंक नीचे बंद होता दिखा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उसकी काफी कुछ भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां और वायदा कारोबार के 5, यानी कुल मिलाकर वायदा कारोबार के 8 शेयरों के आज नतीजे आने वाले हैं, उन पर रहेगी नजर। तो नतीजों के लिए आज से आप बिजी रहेंगे। वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन तो वैसे ही बिजी आप रहते ही हैं, तो बिजी रहने का दिन है। लेकिन बाजार के बाहर भी लोग काफी बिजी हैं और बिजी हैं अपना इलाज करवाने में, और वो आ रही है अब भी मुश्किलें। दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर और साथ ही साथ ऑक्सीजन, इन सबसे देश अभी भी जूझ रहा है। 3,80,000 नया रिकॉर्ड, 3,79,000, ये कह सकते हैं 3,79,000, ये है अब नया रिकॉर्ड कोरोना का जो कल बनाया है। और लगातार 5 दिन आप देखें तो 3.5 लाख के ऊपर के मामले आते दिख रहे हैं। सिर्फ एक दिन छोड़ दें बीच में, सोमवार को संडे की कम टेस्टिंग की वजह से फिर से आंकड़े जबरदस्त आते दिख रहे हैं, जो कि परेशान करने वाले और चिंता में डालने वाले हैं। तो ये है आज के लिए बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, तो कोरोना के आंकड़ों की तो चिंता है ही और साथ ही नतीजों के लिए भी बड़ा दिन है आज। वहां पर तो फोकस रहेगा ही सर, पर एक्सपायरी के बारे में बात शुरू करना चाहूँगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये हफ्ता एक्सपायरी वाला काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। जो कल हम डेटा की भी बात कर रहे थे, एक्सपायरी डे का भी हमने डेटा निकाला सर, पिछली 3 एक्सपायरीज का किस तरह से चाल रहती है। इंट्राडे स्विंग थोड़ी बड़ी होती है, बट परसेंटेज वाइज इतना बड़ा एक्सपायरी वाला दिन नहीं होता है। कैसे एक्सपेक्ट करें सर आज का एक्सपायरी एक्शन? हाँ दीप, बिल्कुल ठीक है। एक्सपायरी के दिन इंट्राडे स्विंग तो होनी चाहिए, नहीं तो एक्सपायरी का मजा ही क्या, और नहीं तो एक्सपायरी पे बातचीत करने का आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो एक्सपायरी का हफ्ता और एक्सपायरी का दिन, और स्पेशली जब वो मंथली एक्सपायरी हो तो थोड़ा एक्शन तो बनता है, होना भी चाहिए, और वो होता भी दिखा है। तो कल जो हमने डेटा आपके सामने रखे कि हर बुधवार को देखिए मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार के बड़े मुंह आते हैं, और जनवरी में आपको कमजोरी वाला दिखा, फरवरी में मजबूती, मार्च में कमजोरी, और उस हिसाब से अप्रैल में जो मजबूती होनी थी कल हो गई। अब आइए एक्सपायरी के दिन क्या होता है। एक्सपायरी के दिन भी कमोबेश वही ट्रेंड है जो एक्सपायरी के एक दिन पहले का होता है। जनवरी में एक्सपायरी के दिन निफ्टी में 2% की कमजोरी दिखी, फरवरी में 2% की मजबूती, और मार्च में 0.25% की कमजोरी। तो निफ्टी 1.5 से 2% का मूव देने को तैयार रहता है एक्सपायरी के दिन, और वही ट्रेंड में जो पिछले दिन का रहा हो। तो कल का अगर आपका मजबूती का ट्रेंड था, तो आज आप 1.5 से 2% की तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। 1.5 से 2% तेजी का मतलब आप करीब 200, सवा 200 पॉइंट से 300 पॉइंट का मूव आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पर आ जाए तो बड़ी बात नहीं। और 200 से 300 पॉइंट का मूव का मतलब ये है, आप 14,865 पर बंद हुए, 15,100 तक का रास्ता आपके लिए खुल सकता है, ये आपके लिए संकेत आते दिख रहे हैं। तो 15,050, 15,100 तक की तैयारी निफ्टी की हो सकती है इन आंकड़ों के दम पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन भी बड़ा मूव आपको देखने को मिलता ही है। माफ कीजिएगा, निफ्टी में एक्सपायरी के दिन का जो मूव है वो कम 1.5% का है। तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन मूव कम छोटा देखने को मिलता है, इंट्राडे स्विंग जरूर देखने को मिलती है। तो इंट्राडे स्विंग के लिहाज से अगर आप देखें तो 700-800 पॉइंट की स्विंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऊपर की तरफ 34,300, 34,500 के आसपास की रेंज देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप 33,000 के आसपास की रेंज देख सकते हैं। तो 700-800 पॉइंट का मूव किसी भी तरफ एक तरफ आने का आप उम्मीद कर सकते हैं, और चूंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ज्यादा संभावना यह है कि आपको ऊपर 34,300, 34,500, 34,200 से 34,500 तक की रेंज का एक मूव मिल सकता है। तो इंट्राडे मूव बैंक निफ्टी में ज्यादा है, क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी में मूव कम है। निफ्टी के एक बार मैं आपको डेटा फिर से बता दूं, जनवरी में 1% नीचे बंद हुआ है,
और मार्च में 1.5% नीचे बंद हुआ है, फरवरी में 1%। तो 1% के आसपास का, 1 से 1.5% के आसपास का क्लोजिंग मूव अगर आप मानकर चलें तो उस लिहाज से आपकी 15,100 तक की यात्रा निफ्टी में हो सकती है, यह आप मानकर चलें। और बैंक निफ्टी में इंट्राडे मूव के हिसाब से आप ज्यादा दें, क्लोजिंग बेसिस पर बड़े मूव ज्यादातर नहीं आते हैं। तो हो सकता है क्लोजिंग में आप बैंक निफ्टी को 33,500 34,000 की रेंज में ही बंद होते हुए देखें, 34,000 के आसपास बंद होते देखें। लेकिन इंट्राडे में आप 34,500 तक के मूव की उम्मीद रख सकते हैं अगर सब कुछ मूड माहौल ठीक रहे। तो ये एक्सपायरी के दिन के मूव आपके सामने है जी। बिल्कुल, तो एक्सपायरी का दिन है और बड़े स्विंग्स आ सकते हैं एक्सपायरी पे। हालांकि ये हफ्ता ऑलरेडी आपको एक बड़ी मूव दिखा चुका है। और सर, ये बड़ी मूव के बारे में ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत को जब मंडे मॉर्निंग को हम बात कर रहे थे और थोड़ा मूड माहौल तब भी बिगड़ा ही हुआ था बाजारों का काफी सारे संकेतों को लेकर, तो आपने कहा था कि डाउन साइड पर अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो बाजार में अप मूव आनी चाहिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पर उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो रिसेंट हाइज रहे हैं बाजार की या रेजिस्टेंस जोन रही है 14,900 950, एग्जैक्टली अब वहीं पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं अगर आप एसजीएक्स निफ्टी की भी ओपनिंग को अकाउंट करें। तो अब कैसा एक्शन देखते हैं? कि अब 15,000 की तरफ निफ्टी एक मूव कर सकता है या फिर रेजिस्टेंस जोन में आ गए हैं अब? रेजिस्टेंस जोन में तो है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। 14,900 से 15,100 ये 200 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस के तौर पर है। और आज अगर आपको एक बड़े गैप से ओपनिंग दिख रही तो आप ये सोचेंगे अरे ऐसा क्या हो गया। कल तो डाउ हमने सोचा था 30-40 पॉइंट मुश्किल से नीचे बंद होगा या सुस्त रहेगा, लेकिन उसके सामने 250 अंक डाउन नीचे बंद हुआ है। फिर ऐसा क्या है कि आज एसजीएक्स निफ्टी इतना भाग रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एसजीएक्स निफ्टी के इतने बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कल के एफआईज की खरीदारी के आंकड़े। ये मैं इससे पहले बता रहा हूं ताकि अब आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएगी क्या रेजिस्टेंस जोन को किस तरह से हमें ट्रेड करना है या कैसे देखना है। तो बड़े दिनों बाद कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है और वायदा कारोबार में भी उन्होंने खरीदारी की है। तो एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा बाजार में हमेशा जोश भरता है। तो पहला और सबसे बड़ा कारण और कुछ भी नहीं है, ये एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा। और लगातार हम यही कह रहे हैं कि एफआईज ने बेचना रोका है, उसी में बाजार बढ़ रहा है, तो खरीदना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी और तेजी होगी। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के हफ्ते में जो शुरुआत में सोमवार को ट्रेंड बनता है वो कमोबेश दिन में हफ्ते में एक दिन कोई झटका लगा दे इंट्राडे में या क्लोजिंग बेसिस में तो अलग बात है, अदरवाइज कमोबेश उसी ट्रेंड पर मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार चलता है। उस लिहाज से सोमवार ने आपके लिए ट्रेंड तय कर दिया। और अब होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड तेजी अगर आपकी होती है, 5 दिन पहले आप 14,150 पर थे और 14,150 से आप 15,000 के आसपास हैं, तो उस अनएक्सपेक्टेड तेजी में, और स्पेशली जब कोरोना के मामले इतने बढ़कर आ रहे हैं, हालत बड़ी खराब है, तब भी अगर बाजार बढ़ता है तो पहली चीज शॉर्ट सेलर्स अपनी शॉर्ट काटते नहीं है, दूसरी चीज और शॉर्ट बनाते हैं, और तीसरी चीज इन दोनों का परिणाम जो होता है एक्सपायरी के वक्त लगातार शॉर्ट कवरिंग, और वो शॉर्ट कवरिंग भी बाजार को ऊपर ले जाती है और फ्रेश खरीदारी भी, और फिर से और हायर लेवल के शॉर्ट ट्रैप होते हुए दिखते हैं, वो और खरीदते हैं। ये एक साइकिल है जिससे हर 100 पॉइंट ऊपर शॉर्ट कवरिंग और आगे बढ़ती नजर आती है। तो ये दूसरा कारण है। अगर ये एक्सपायरी का हफ्ता नहीं होता तो शायद इतनी तेज उछाल आप नहीं देखते हैं। तो दूसरा कारण एक्सपायरी का हफ्ता, और आज जो इतनी गैप से ओपनिंग हो रही है उसकी वजह एक्सपायरी भी है कि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन चाहे कॉल्स में बनाई हो या पुट खरीद कर बनाई हो, या जिन लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन अगर फ्यूचर्स बेचकर बनाई हो, उनके लिए शॉर्ट कवरिंग करना मजबूरी है। तीसरा और बड़ा कारण, जो एशियाई बाजारों में अच्छी रिकवरी होती दिख रही है और हांगकांग के बाजार मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स अच्छे मजबूत होते दिख रहे हैं, तो ये भी जोश बढ़ाने का काम कर रहा है। ये तीनों कारण हैं जिसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। अब आइए आपके सवाल का जवाब की ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है, जहां बिल्कुल हायर एंड पर है, और ऐसे में एक बार आज के हायर एंड पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर से इंतजार करें। लेकिन एक चीज साफ है, इस मार्केट को हायर रेंज पर भी ट्रेड करने का दो ही तरीका है, क्योंकि आप कभी भी ये 100% सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और जो हम सोच भी रहे थे कि 14,825 से 875 आपके लिए हायर रेंज होनी चाहिए, तो वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि 14,883 से आपने नॉन स्टॉप 14,150 का करेक्शन दिया,
तो कायदे से कल जो हमने टॉप बनाया लगभग उसके आसपास बाजार रुकना चाहिए, लेकिन हमेशा बाजार ऊपर या नीचे की तरफ कभी न कभी तो रेंज को तोड़ेगा, और वो रेंज तोड़ने का जो रिस्क है और जो हमारी उम्मीद से कल जो मैंने उम्मीद किया था उसके मुकाबले में आज बड़ी गैप से ओपनिंग होती दिख रही, तो फिर आपके पास सिंपल यही तरीका है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चले, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रेंज के हायर एंड पे तो रेंज के हायर एंड पे कौन सा लेवल टूटने पर मुझे तेजी की पोजीशन कम करनी है, ताकि अगर ब्रेकआउट हो तो उस ब्रेकआउट का आपको फायदा हो जाए, और ब्रेकआउट ना हो तो रेंज से नीचे की तरफ वापस से बाजार जाने लगे तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सही तरीका है। बाकी जहां तक रेंज का सवाल है, कोई डाउट नहीं, 14,900 से 15,100 वो रेंज है जहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और दूसरी बात ये भी है दीप कि पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ अगर आप नेगेटिव फैक्टर्स देखेंगे तो फिर आपको कल आज एक्सपायरी हो जाने के बाद कल आपको दूसरे ट्रिगर्स पर फोकस करना है। क्या एक्सपायरी के बाद वही खरीदारी एफआईज और घरेलू फंड की बरकरार रहती है? अल्टीमेटली तो देखिए पैसा है, पैसा अगर आ रहा है बाजार में तो बाजार चलना ही है, फिर बाहर कैसा भी मूड माहौल हो। दूसरा ये कि कोरोना के मामले और ज्यादा डराने वाले तो नहीं होंगे, और तीसरा क्या ग्लोबल मार्केट्स आपके मजबूत या सुस्त भी बने रहेंगे। ये कल से आपके दूसरे ट्रिगर्स होंगे। आज आपको पूरा एक्सपायरी पर ट्रेड करना है, और एक्सपायरी की शुरुआत करने के लिए सुबह सुबह बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, और उस बड़ी शॉर्ट कवरिंग में मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए 15,000 का होगा। देखते हैं 15,000 को पार करके टिके निकले तो 15,050, 15,100, नहीं तो 14,975, 15,000 के आसपास रुकेंगे और थोड़ा वक्त बिताएंगे। तो देख लेते हैं कैसा आगे ट्रेड बनता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में तेज शॉर्ट की कवरिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो तेजी का चौका लगने के लिए तैयार है बाजार, और अब देखें वहां से एक्शन बनेगा या नहीं। अगर 15,000 क्रॉस किया तो 6 हफ्ते बाद हम इस स्तर पर आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए सर, फिर एक्शन को समझते हैं। आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं? दीप, आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर रखे हैं मैंने, एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए और बाकी सारे संकेतों को देखते हुए। एफआईज के संकेत बड़े दिनों बाद पॉजिटिव आए, और घरेलू फंड्स के संकेत बड़े दिनों बाद पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट अभी भी न्यूट्रल है। बाजार की तेजी के लिहाज से सिर्फ आप देखेंगे सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर बाजार के बाहर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट आपका न्यूट्रल हो जाएगा। दीप, सारे मजबूत फैक्टर्स की बात हमने इसलिए की कि चलिए एसजीएक्स निफ्टी मजबूत दिख रहा है, लेकिन सामने आपके लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन पर आपको नजर कमजोरी के लिहाज से रखनी है। कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले, 3,80,000 का नया रिकॉर्ड ऐसा है जो आप कभी देखना सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में रिस्क अभी भी बनी हुई है। हो सकता है अब बाजार किस नंबर पर और किस लेवल पर डरेगा, ये आपके मेरे अंदाज लगाने का विषय हो सकता है। करेक्ट, कि 4 लाख के पार निकलने के बाद बाजार एकदम से डरेगा, या 15,000 के पार निकलने के बाद आंकड़े इतने जबरदस्त आ गए तो फिर डर लगेगा, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आप कोरोना के आंकड़ों को देखेंगे और जो देश के हालात को देखेंगे, जिस तरह की मेडिकल सिचुएशन है, आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। जिन लोगों को के घर में, जिन लोगों के दोस्तों के साथ में इस तरह की सिचुएशन है और जिन्हें इलाज के लिए बड़ा परेशान होना पड़ रहा है, आप उनसे पूछ के देखिए, वो एक शेयर नहीं खरीद सकते कि इस तरह के माहौल में क्या खरीदना। माहौल मतलब ऐसा नहीं कि उन पर समस्या है, बट इस तरह की हालत में जहां मतलब आपके पास बड़ी मुश्किल वाली समस्या है, तो आप कहां से तेजी कर पाएंगे, वो आपकी मानसिकता ही नहीं बनेगी। लेकिन बाजार का अपना तरीका है, बात वही है, 3 दिन और 3 हफ्तों का व्यू है, वहां पर आपको बाजार बहुत खराब लगेगा, और 3 महीने 3 साल का व्यू है तो आपको लगेगा कि ये भी गुजर जाएगा। पिछले साल भी गुजर गया था वक्त, इस साल भी गुजर जाएगा। अब ये अलग बात है कि पिछले साल डर ज्यादा था, नुकसान कम हुआ है, इस साल डर कम था इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। तो जितना नुकसान इस साल लोगों के लिए हो रहा है जान माल का, वैसा पिछले साल नहीं हुआ। तो हर साल आपको कुछ न कुछ नई सीख देता है, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बस वही है, सावधानी रखें। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, फ्लोज के लिहाज से देखें तो बैलेंस फ्लोज हैं, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव खरीदारी या बिकवाली अभी एफआईज और घरेलू फंड की दोनों की तरफ से नहीं है। तो दूसरा ट्रिगर ये होगा। और ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती का माहौल है। अमेरिका में कोई बहुत कमजोरी का माहौल तो है नहीं, रिकॉर्ड हाइस तो बनी रहे, लेकिन अमेरिकी बाजार भी बहुत तेजी से भागने को तैयार हो वैसा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां भी रिजल्ट सीजन चल रहा है, फेड की मीटिंग हो गई। तो अब मुझे लगता है एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का वक्त आपके लिए आ सकता है। तो सेंटीमेंट को इसीलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। ट्रेंड 14,800 के ऊपर बंद होने के बाद बाजार का पॉजिटिव हुआ है, तो ये एक अच्छा बदलाव है दीप। 14,800 के ऊपर मेरे लिए ट्रेंड पॉजिटिव होता है। अगर आज एक और हरे निशान में क्लोजिंग मिल जाए, जितनी भी मिले तो धन्य, बहुत बढ़िया, थोड़ी और अपसाइड की बात हम कर पाएंगे। तो ये है आपके लिए आज के सारे संकेत दीप।
बिल्कुल सर, तो ज्यादातर संकेत न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं, पर इसमें कैरिड अवे नहीं हो जाना है। कोरोना की चिंता अभी भी बनी हुई है और एक्सपायरी का भी दिन है। फिर सर बताएं कि आज के लिए लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, बड़े लेवल्स क्या होंगे आज के लिए? 14,825, 14,875 दिन में गैप से खुलने के बाद आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। वैसे तो यही नहीं टूटना है, फिर भी सेफर साइड पर एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी का दिन है। 14,650, 14,700 मजबूत सपोर्ट ब्लाइंड बाय जोन, ये आपके लिए निफ्टी पर। 14,950, 15,000 हल्की रुकावट का लेवल है, आप उसी के आसपास खुलेंगे। उसके बाद 15,050, 15,100 तक की यात्रा बहुत हो गया तो 15,150 तक की यात्रा निफ्टी कर सकता है। ये ऊपर की रेंज आपके लिए बनेगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है दीप, हजार पॉइंट का मूव है, कहां से रेंज मिलेगी, बहुत मुश्किल है रेंज ढूंढना। तो मैंने जो छोटी रेंज दी है, दिन का जो सपोर्ट जोन दिया है वो अंदाज से दिया है 33,500, 33,725, ये एकदम अंदाज से, क्योंकि इससे ज्यादा मैं क्या दूं आपको। बहुत सीधा सपोर्ट जोन जो आता है ना दीप, 32,725, 32,850, लगभग 1000 पॉइंट नीचे आ रहा है। तो ये रेंज 1000 पॉइंट नीचे के स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जो है, आंख बंद करके खरीदने की रेंज, वहां पर आए तो जरूर खरीदिए, मौका मिस मत कीजिए। लेकिन उससे पहले दिन का छोटा सपोर्ट जोन 33,500, 33,725, 33,725 के आसपास ये आप कल बंद हुए, खुलेंगे 34,000, 34,000 के आसपास या इसके थोड़ा ऊपर। यही आपके लिए ओपनिंग लेवल होगा 34,000 के आसपास का। फिर 34,325, 34,500 ऊपरी रेंज है और उसके ऊपर 34,750, 34,800 वो लेवल है जहां पर आपको जरूर से प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आराम से वहां शॉर्ट भी कर सकते हैं। दीप, ये है दिन के लिए आपके लिए बड़े रेंज। ओके, तो ये तो रही दिन के लिए बड़े रेंज। पर ट्रेड के हिसाब से कौन से लेवल्स आज के लिए निकल कर आ रहे हैं सर? जी, 14,800, 14,950 दिन की छोटी रेंज है ट्रेडिंग के लिहाज से। 14,700, 15,000 ये मीडियम रेंज है। 14,650, 15,050 ये दिन की बड़ी रेंज लेकर चले आप निफ्टी पर। तो बेसिकली नीचे में 14,650, ऊपर 15,050, 15,100 यहां तक जाने की संभावना बन सकती है निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, 33,500, 34,175 दिन की छोटी रेंज, 33,000, 34,325 दिन की मीडियम रेंज और 32,800 से लेकर 34,500 ये दिन की बड़ी रेंज है जिसके लिए आपको ध्यान में रखना है। एफआई ने अपने लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखें, 1% घटाया, 66% कोई खास बात नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.57 पर है, एक्सपायरी के दिन कोई खास बात नहीं, ओवरबॉट नहीं है। विक्स 2% घटा है, ये भी सिंपल नॉर्मल है। आइए अब आपको मैं स्टॉप लॉसेस के लेवल दे दूं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस दिन के लिए होना चाहिए 14,800 का। क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर निकल कर आएगा 14,650 का, लगभग 200 पॉइंट दूर है। अगर आप वहां रखना चाहें तो ठीक, नहीं तो फिर आप क्लोजिंग बेसिस पर भी 14,800 का ही रख लें अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं रखनी है तो। बैंक निफ्टी 33,500 अंदाज से दिन के लिए छोटा स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस सीधा 32,700 आता है, 1000 पॉइंट नीचे। इतना दूर कोई रखना नहीं चाहेगा तो फिर आपके लिए सिंपल यही है, 33,500 का ही इंट्राडे भी और 33,500 का ही क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए लगाना है, ये ध्यान में रखिए। शॉर्ट हैं तो आपके लिए 15,000 अब आखिरी उम्मीद है जिसके बेसिस पर आपको शॉर्ट कवर करना है इंट्राडे में भी। और अगर क्लोजिंग में भी अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाता है तो फिर आपको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। वही हाल बैंक निफ्टी का 34,000 के लेवल का है, इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी दीप 34,000 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना जरूरी है। जी दीप। ओके, तो ये तो रही बात आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की और अपसाइड लेवल पर कहां पर रेजिस्टेंस आ रही है। क्लीन लेवल्स है 15,000 और 34,000, नजर रखिए इस पर। नई पोजीशंस के लिए आज क्या करें सर? खरीदने की राय देखिए दीप, पहले तो मैं आपको ड्रीम सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर वहां पे आता है तो आपको मौका ढूंढना चाहिए खरीदने का, और वो है 14,650, 14,700। वहां मौका मिले तो जरूर लीजिए। 14,550 का स्टॉप लॉस होगा। 14,750, 800, 875, 925, 975 ये सारे टारगेट होंगे। और ये ड्रीम रेंज ऐसा है कि एक्सपायरी का दिन है, कल कभी किसी खबर की वजह से है या कुछ भी हो जाए और बड़ा अगर समझो फॉल आ जाए, आएगा तो नहीं लेकिन आ जाए तो आपकी उसकी तैयारी रहनी चाहिए। ये तो होगी आपकी ड्रीम रेंज। इस रेंज में आए तो फिर एक्शन जरूर लेना है, पहली बात।
अगर नहीं आए तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल तरीका है 14,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,775 का लगा लीजिए, 14,800 से थोड़ा सा नीचे 14,775 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,925, 975, 15,000, ये 3 तो हो गए छोटे टारगेट जिसके आसपास आप खुलेंगे और वक्त बिताएंगे। उसके बाद 15,050, 15,100 बहुत हो गया तो 15,150 तक के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। तो 3 बड़े लेवल और ऊपर के नोट कर लें, 15,050, 15,100 और 15,150, ये हो गया आपके लिए निफ्टी के फाइनल टारगेट। शॉर्ट जो करना चाहते हैं वो 15,000 से लेकर 15,100 की रेंज में शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। बाजार के मूड, माहौल और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के फ्लोज को देखकर हिसाब लगाएं कि बेचना कहां पर है, 15,000 पे, 15,050 पे, 100 पे या 14,975 पे भी। वो सारी चीजें उसमें आपने डाउ फ्यूचर भी देखा, आपने दिन के दौरान स्क्रीन कितनी मजबूत है वो भी देखा। ये सब देखकर आपको डिसाइड करना है। 15,100 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। 15,150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। 14,950, 14,900, 14,875, 14,825, ये सारे टारगेट होंगे आपके लिए बिकवाली करने के लिए। आज बिकवाली में एग्रेसिव ट्रेडर वाली राय नहीं है, इसलिए मैं खाली सिर्फ आपको रेंज के हिसाब से बिकवाली की राय दे रहा हूं। अब आइए बैंक निफ्टी, जो बेस्ट रेंज है, ड्रीम रेंज है, जहां पर आए तो जरूर खरीदना चाहिए, वो बहुत दूर है, 32,700 से 32,850। अब लगता तो नहीं आएगा, गैप से खुलने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर अगर आए तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए। ये जो लेवल है, ये जो ट्रेड है, ये एकेडमिक पर्पज से ऐसा मान लीजिए, ये मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, अगर वहां पर बाजार आता तो लेना है। 33,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा, सॉरी 32,600 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट बनेंगे 33,000, 33,175, 33,325, 33,500, 625 और 33,725, ये फाइनल टारगेट आपके, अगर उस रेंज में आप करते हैं खरीदारी तो। और अदरवाइज एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए, वही सही होगा, क्योंकि बाकी आपको मौका मिलेगा नहीं। और ये स्टॉप लॉस होगा आपका 33,500 का, और जैसे आप 34,000 पार करते हैं तो आप स्टॉप लॉस को खींचकर 33,700 पे ले आइए कल की क्लोजिंग के आसपास। तो अभी 33,500 का स्टॉप लॉस रखना है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बाद में स्टॉप लॉस 34,000 पार होने के बाद 33,700 का हो जाएगा। टारगेट आपके पहले जो बनेंगे 33,975, 34,175, 34,225, 34,325, 34,425, 34,500 और फाइनल टारगेट जो होता है वो 34,750, 34,800 का होता है। अगर 34,500 को पार करके टिके तो देखेंगे टिकते या नहीं टिकते, लेकिन फिलहाल ये हैं वो सारे लेवल्स जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स की बिकवाली वाली बात तो है नहीं। अगर आप फिर भी चांस लेना चाहें तो एक 34,450, 34,500 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं बेचने का, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 34,800 के आसपास है। जिनको एकदम छोटा लगाना है वो 50 पॉइंट का 34,550 का लगा लें, अदरवाइज स्टॉप लॉस दूर निकल कर आता है, इसलिए आप सोच समझ कर बेचें। 34,200, 34,000, 33,800, 33,650 और 33,525, ये वो सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए एक मौका आप बिकवाली का बैंक निफ्टी में 34,500 के आसपास ले सकते हैं। दीप क्लियर है सर, तो मौका मिल सकता है बिकवाली का, अपने रिस्क के हिसाब से लें। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय अपॉर्चुनिटीज भी दी है नॉर्मल ट्रेड के अलावा, बट सेलिंग करनी है तो रिस्क देखकर ही करें। सर बैन आखिरी दिन रहेगा इस सीरीज का, सेल है सिर्फ एक स्टॉक जो बना हुआ है, वहां पर कोई बदलाव नहीं है। फंड्स का डेटा समझाएं सर, एफआईएस के डेटा में आपने ऐसा क्या देखा जो आपने पॉजिटिव रखा है आज के लिए? पहली चीज तो ये कि बड़े दिनों बाद कैश में खरीदारी का आंकड़ा आया, और कैश की खरीदारी के आंकड़ों को दीप आप जानते हैं मैं ज्यादा तवज्जो देता हूं वायदा कारोबार के मुकाबले में। 766 करोड़ की अच्छी खरीदारी एफआई ने की है। इसके साथ साथ न सिर्फ 766 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कैश में की है, बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स भी दम लगाकर खरीदे हैं लगभग 1400 करोड़ के आसपास। तो लगभग आप देखिए 2150 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एफआई की तरफ से स्टॉक्स में हो चुकी है। तो 2200 करोड़ के स्टॉक्स खरीदना किसी भी लिहाज से कम और छोटे नहीं होते, करेक्ट। तो ये आपके लिए एक बड़ी बात हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, घरेलू फंड्स इंडेक्स में भी उन्होंने बिकवाली नहीं की है, 166 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। हालांकि इंडेक्स में अगर आप देखेंगे और 1616 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन इंडेक्स में मतलब दोनों ही चीजें हैं। लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनी है, उल्टा शॉर्ट पोजीशन कम है, तो ऐसे कोई आंकड़े खराब है नहीं। घरेलू फंड ने 436 करोड़ की बिकवाली की है, जो कि छोटा आंकड़ा है। इतने दिनों बाद जाहिर सी बात है, देखिए इतना ऊपर आने के बाद और
खरीद तो वही रहते ना। 14,200-300 पर कौन ले रहा था? लोकल फंड्स ने ही शुरुआत की खरीदारी करने की। अप्रैल का महीना पूरा महीना उन्होंने खरीदा है। तो अब 15,000 के आसपास और इसके ऊपर अगर वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो गलत थोड़ी करना है। तो नीचे में सपोर्ट रहेगा, फिर से अगर आया बाजार तो इनके पास पैसे होंगे तो फिर से खरीदेंगे। तो बड़े दिनों बाद एफआईज की तरफ से डेटा अच्छा आते दिखे। भले ये एक्सपायरी का प्रभाव है, लेकिन है तो है ही ना। पैसा तो पैसा है, खरीदारी तो खरीदारी है, किसी भी दिन आए। ठीक है, किसी दिन की खरीदारी को हम ज्यादा अच्छा मानेंगे, किसी दिन की खरीदारी को कम अच्छा मानेंगे, लेकिन खरीदारी से आप नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। तो अच्छे आंकड़े उस लिहाज से एफआईज के आपको दिख रहे हैं। ये इसीलिए मैंने आज सबसे बड़ा ट्रिगर आज की तेजी का और एसजेएक्स निफ्टी का इसे माना है। दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए एटलीस्ट खरीदारी का आंकड़ा तो आया, ये एक अच्छी खबर है। वायदा कारोबार के लिहाज से एक्सपायरी के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर? देखिए दीप, पहले मैं नीचे का लेवल बताऊं। 14,700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 26 लाख शेयर कल पुट में जुड़े हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर हुआ है तो 14,700 के पुट पर हुआ है, 26 लाख शेयरों का, और कुल मिलाकर है 36 लाख शेयर। उसके बाद 14,800 हल्के सपोर्ट के तौर पर है, जहां 26 लाख शेयर हैं और 18 लाख शेयर कल जुड़े हैं। तो इमीडिएटली 14,800, जब तक आप 14,800 नहीं तोड़ते तब तक तो आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी कि आप कमजोर भी हैं। बिल्कुल भी हैं। कमजोरी भी आपको 14,800 से पहला पॉइंट गिनना है, पहली चीज। और 14,700 आप एक्सपायरी पर नहीं तोड़ेंगे, ये भरोसा आप रख सकते हैं। इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी जिस तरह के डेटा बने हैं। लेकिन नीचे की बात नहीं है, बात तो ऊपर की है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 14,900 पार करके ही खुलेंगे, कुछ और शॉर्ट कवरिंग आएगी। 15,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है ऊपर की तरफ। 15,000 पार करके अगर जैसे 14,800 के नीचे आपको तेजी सोचनी है तो 15,000 के ऊपर आपको फ्रेश तेजी सोचनी है। तेजी तो है ही है, हम तेजी में है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। फ्रेश तेजी जो आपको सोचनी है वो 15,000 के ऊपर सोचनी है। क्यों? 15,000 के कॉल ऑप्शन में 62 लाख शेयरों का, 62 लाख शेयरों का भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है। तो एक बार 15,000 के आसपास, 15,025 के आसपास रुकना तो बनता है इस बाजार का। नहीं रुके तो जितना बड़ा लेवल, जितनी बड़ी पोजीशन, उसे अगर पार करके बाजार रुक जाए, थम जाए और मजबूती दिखाए तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो देखने लायक होगी। अगर लेवल बहुत बड़ा है, पार करना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है जब पार कर लिया तो फिर उस हिसाब से तेजी भी बननी चाहिए। तो अगर 15,000, 15,025 करके बाजार पार कर गए तो फिर 15,100, 15,150 तक की यात्रा निफ्टी जरूर करके आएगा। तो 15,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए बाजार में। देखते हैं शुरुआती घंटे में पार होता है या शुरुआत में हम रुकते हैं। बहुत सारे फंड्स ऐसे हो भी सकते हैं जो ये सोचे कि 15,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4-5 दिनों में आपको 800-900 पॉइंट की तेजी मिल गई। बहुत सारे फंड्स ये भी मानेंगे कि नहीं, 15,000 भी नहीं, अब 15,400 के ऊपर का लाइफ टाइम हाई भी बनेगा तो और खरीदारी करेंगे, 15,000 भी पार करेंगे। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर आपको नजर रखनी है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप कोई खास डेटा वैसे है नहीं। सीधा 33,000 पहला सपोर्ट है, 12 लाख शेयर है वहां पर। 34,000 हल्की रुकावट का लेवल है, 9 लाख शेयर है। लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 34,500 पर है, वहां 10 लाख शेयर है। तो बैंक निफ्टी में भी बात यह है कि शॉर्ट थोड़ी 34,000 के ऊपर निकलकर टिकने पर थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग होगी जो 34,450, 34,500 तक की बैंक निफ्टी की यात्रा करवा सकती। तो इस पर नजर रखना है। डेटा बैंक निफ्टी में हल्के कम है, निफ्टी में ज्यादा है। तो ये सारे रेंज लेवल में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जी जी बिल्कुल सर, तो बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, क्लियर रेंजेस निकल कर आ रही हैं, और स्पेशली निफ्टी पर देखते हैं आज 6 हफ्तों बाद क्या 15,000 का स्तर वापस आते हुए दिखेगा कि नहीं। एक्सपायरी के एक्शन के लिए तैयार हैं और ढेरों स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आइए जानते हैं अनिल जी को कौन सा स्टॉक आज के लिए पसंद है ट्रेड के लिए बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? बायोकॉन के फ्यूचर्स बेचने की राय है दीप। जिस तरह के नतीजे आए हैं बड़े सरप्राइजिंग नहीं, शॉकिंग है। बहुत ही खराब नतीजे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जिस तरह की आई है, और एडजस्टेड मुनाफा अगर हटा दें तो फिर मुनाफे का आंकड़ा भी बहुत खराब है। मार्जिन्स घटकर आए हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो खराब है। उसके साथ ही इनके सीएफओ ने भी तुरंत प्रभाव से, अनुपम जिंदल जो है उन्होंने तुरंत प्रभाव से रिजाइन किया। हालांकि दूसरे सीएफओ भी तुरंत प्रभाव से अपॉइंट हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से ये हाल ही के महीनों में दूसरा रेजिग्नेशन है सीएफओ की तरफ से। कुछ समय पहले बदले भी थे, पहले भी चेंज हुए थे। एनीवे वो एक अलग चीज है। लेकिन बात यह कि लगातार जिस तरह की उम्मीद आप इस तरह
की फार्मा, इस बार अभी इस तरह के माहौल में आप फार्मा कंपनियों से खराब नतीजे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोनों ही चीजें। न तो उम्मीद है कि वो खराब नतीजे देंगे, और अगर खराब नतीजे आए तो आप उन्हें ये सोचकर छोड़ देंगे नहीं चलो आज नहीं तो कल कमा लेंगे। ये तो टाइम है इनके लिए, गोल्डन पीरियड है जब ये दमदार कमाई कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में अगर बायोकॉन ऐसे कमजोर नतीजे पेश करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक पर दबाव हो सकता है। बस इसमें एक ही रिस्क है दीप, और वो ये कल 1.5-2% मजबूत बाजार में भी कमजोर था, तो शायद बाजार को कुछ हद तक तो अंदाजा है। कल हम क्लोजिंग शो में डिस्कस भी कर रहे थे कि नंबर्स खराब रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदाज है उससे भी काफी ज्यादा खराब आए। तो एक बार आप 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 370, 360, 355 के आसपास ये 3 टारगेट रखिएगा। बस एक ही रिस्क है कि कल चूंकि थोड़ा कमजोर बंद हुआ है तो हो सकता है बहुत ज्यादा गैप से खुल जाए तो उसके बाद न गिरे। तो अगर आपको सही लेवल मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं। इस मजबूत बाजार में आपको हेजिंग भी चाहिए और वो हेजिंग का काम बायोकॉन दे सकता है। जी दीप। ओके, तो एक बढ़िया शॉर्ट आइडिया आज के लिए, नतीजों का डिसअपॉइंटमेंट, बायोकॉन 370, 360 और 355 के टारगेट के लिए इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। आइए फिर देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। थोड़ी देर में कुछ और नतीजों के बारे में वरिंदर बंसल से भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कुशल, मानसी, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से जो नंबर्स आने वाले हैं वहां पर फोकस रखना होगा, जिसमें लॉरस लैब, आवास फाइनेंशियल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, परसिस्टेंस सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है आज के सत्र में। साथ ही धनलक्ष्मी बैंक पर फोकस कीजिए, क्योंकि इक्विटी और राइट्स इश्यू के जरिए जो पेड अप कैपिटल बढ़ाने की जो विचार है वो आज की बोर्ड बैठक में किया जाएगा। जय भारत मारुति पर भी जो है नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी फैसला लिया जाएगा, तो बोनस शेयर को ध्यान में रखते हुए जय भारत मारुति पर भी फोकस रखिए। एक्स डेट्स है कुछ एक कंपनियों में, जिसमें नेस्ले है, 90 रुपए प्रति शेयर का कुल इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था। साथ ही HCL टेक, यहां पर भी इंटरिम डिविडेंड 6 रुपए और स्पेशल डिविडेंड 10 रुपए का था, तो ये एक्स डिविडेंड जो है आज स्टेट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही पावर ग्रिड इन्विट का IPO ये आने वाला है, और आज IPO का पहला दिन है। 3 मई तक ये इन्विट का IPO खुला रहेगा, और IPO प्राइस जो है 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट है, और मार्केट लॉट 1100 यूनिट्स का है। कुल इशू साइज 7735 करोड़ रुपए का है। और आप देखिए यहाँ पर अपडेट भी आया है, एंकर निवेशकों के जरिए ऑलमोस्ट 3500 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने ऑलरेडी जुटा लिए हैं। तो ये है पावर ग्रिड इन्विट IPO पर भी अपडेट। ओके, तो नजर रखिएगा, पावर ग्रिड इन्विट IPO आज खुल रहा है और कुछ फंड रेसिंग से भी जुड़ी खबरें हैं। आइए मानसी से जानते हैं कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं कौन से नंबर्स पर फोकस है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। 4 कंपनियों के रिजल्ट से मेरे पास शुरुआत चेन्नई पेट्रो से करेंगे। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, जहां 546 करोड़ का घाटा कंपनी देख रही थी, अब 242 करोड़ का मुनाफा कंपनी के हाथ लगा है। वहीं आय की अगर बात करें, 48% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली है। 8,737 करोड़ की कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है, और कामकाजी मुनाफा 148% बढ़ता हुआ दिखा है, तो अच्छे नतीजे कहेंगे। वहीं GHCL के भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 10% की बढ़त देखने को मिली है, कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 20.8% से 23.6% पर जाते हुए दिखे हैं, और मुनाफा जो है उसमें 31% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कंपनी ने 5 रुपए और 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। UTI AMC कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, जहां पर 27 करोड़ का लॉस था, अब कंपनी के पास 133 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आय की अगर बात करें, 112% की बढ़त, यहाँ पर 289 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं। वहीं कामकाजी मुनाफा जो है, यहाँ पर भी लॉस जहां 10 करोड़ का था, 159 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। नेल्को अंत में कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। कंपनी की अगर आय की बात करें, आय ऑफकोर्स यहाँ पर मजबूत आती हुई दिखी है 5.9%, लेकिन मार्जिन आप देखिए 25% से 20% पर जाते हुए दिखे हैं। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें, यहाँ पर भी 23% की गिरावट देखने को मिली है, और कामकाजी मुनाफे में भी 14 से 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। 1 रुपये और 20 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है, तो नेल्को के नंबर्स कमजोर है। ओके, तो कुछ नंबर्स आपके लिए अच्छे खराब दोनों ही तरफ से। आइए देवांशी से आज के लिए कुछ खबरों के बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों में बॉम्बे डाइंग, इसके नतीजे कमजोर आते हुए दिखे क्योंकि मुनाफे से घाटे में फिसलती हुई दिखे कंपनी। आप देखिए जो आय है वो करीब 60% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा जो है वो 47 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कंपनी को घाटा हुआ है इस बार 167 करोड़ का, जो मुनाफा था करीब 49 करोड़ का, लेकिन वो इसलिए क्योंकि डिफर्ड टैक्स था इस बार करीब 64 करोड़ का। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि उनको जो टैक्स का बेनिफिट मिलता हुआ दिखा था, इसके चलते थोड़ा सा मुनाफा कंपनी को बनता हुआ दिखा था, लेकिन ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए मास्टैक, यहाँ पे भी जो आय है वो करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 20% पे आते हुए दिखे हैं, स्टेबल हैं, लेकिन आप देखिए जो मुनाफा है वो भी करीब 7.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 70 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ पे मुनाफा आया है। कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एफएल इंडिया पर नजर रखनी होगी, जहां पे कंपनी ने QIP का ऐलान किया है। कल शाम ही QIP खोलने की बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी थी। जो फ्लोर प्राइस है वो 5423 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है, जो कि क्लोजिंग से करीब 2.2% के डिस्काउंट पर है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में करीब 5% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट दे सकती है फ्लोर प्राइस पर। 4 मई को बोर्ड की बैठक होगी। फाइनल प्राइस और फाइनल इश्यू पर यहाँ पे जो ऐलान है वो होता हुआ दिखेगा। SIS बायबैक पर अपडेट आते हुए दिखे हैं। ओपनिंग की जो डेट है बायबैक की वो 12 मई है और 27 मई तक ये बायबैक खुलता हुआ दिखेगा, तो इस पर आपको नजर रखनी है। और वावरिन बेवरेजेस, जहां पे 3 मई को नतीजों के साथ बोनस जारी करने पर भी कंपनी फैसला लेती हुई दिखेगी, तो आज इस पर भी रिएक्शंस आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज के लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी दमदार एक्शन है, देख लेते हैं क्या है वो FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 3 रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहली रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जेफरीज की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। काफ़ी ऊंचा लक्ष्य दिया। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1990 के आसपास का है। 2600 का लक्ष्य इन्होंने दिया और ये मान रहे कि जो ऑयल टू केमिकल्स कारोबार में अरामको की हिस्सेदारी खरीदने की जो खबरें आ रही हैं, इसके चलते स्टॉक दोबारा फोकस में आएगा। कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर नतीजों के बाद CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1475 रुपये के लक्ष्य के लिए मान रहे कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नजर आता है सिर्फ 8 टाइम्स EV EBITDA पर मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर ये बुलिश है। यूनाइटेड ब्रीवरीज, यहाँ पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट ही आई है। गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1345 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 1200 के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि फिलहाल इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो लॉकडाउन और कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक असर देखने को मिला। हालांकि आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर स्टॉक पर ये पॉजिटिव है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो बहुत ही कम रिपोर्ट्स हैं आज और 3 रिपोर्ट्स तीनों की तीनों आपके सामने रख दी है आशीष ने, और नतीजे भी आपके सामने पूरी टीम ने रख दिए। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे नतीजे ऐसे हैं जिनका पूरा विस्तार से विश्लेषण करना है जरूरी, और उसके लिए तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। पहले शुरुआत करते हैं आज के वायदा कारोबार के रिजल्ट्स के साथ। तो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे बायोकॉन के। वरिंदर बताएं, बायोकॉन के नतीजे कैसे आपको दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये बड़ी जो कंपनीज है सर, उनके कुछ ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। ये बायोकॉन के नंबर्स ऑनेस्टली मुझे बहुत वीक लग रहे हैं। अराउंड 2000 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 1850 करोड़ आया। 480 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 436 करोड़ आया। इवन बायो सिमिलर डिवीजन सर, जो बहुत ही ज्यादा लोग बात करते हैं उसका रेवेन्यू 660 करोड़ आया। और मैं स्ट्रीट में देख रहा था सर, तो लोएस्ट एस्टीमेट को 720 करोड़ था। और ऑनेस्टली सस्ता स्टॉक नहीं है सर, किसी भी हिसाब से 40-45 टाइम से ऊपर FY23 में ट्रेड कर रहा है। सो द नंबर्स वर नॉट एनकरेजिंग एट ऑल, और कल रूमर्स थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे। सो आई थिंक दोनों चीजें खराब है। टाटा कम्युनिकेशन अगेन सर, आई विल से इट इज अ मिस। अगर आप देखेंगे इस बार नंबर्स, रेवेन्यू 3.5% नीचे था, एबिटा इनलाइन था बिकॉज मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। बट जो एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ का, उस तरीके से नहीं आया है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट द नंबर्स, इट वाज अ मिस फॉर टाटा कम्युनिकेशन। बट बायोकॉन अगर 2 कैटेगरीज में डाल सकता हूं तो सर मैं बायोकॉन ज्यादा खराब था।
ओके, बायोकॉन ज्यादा खराब है, टाटा कम्युनिकेशन बड़े दिनों बाद कोई खराब नतीजा आपके मुंह से सुना नहीं, तो आप अब तक हमेशा नतीजों को अच्छा ही बताते आए और अच्छा आ भी रहे, इसलिए आप बता भी रहे। लेकिन बताइए मिड कैप्स में एक दो तो आपकी फेवरेट कंपनियां जो मुझे नजर आ रही है, केपीआईटी, कार्बोरेंडम, शानदार, केएसबी, अभी आप दोनों ही स्टॉक केपीआईटी और केएसबी अपने वीआरएस में, वरिंदर रिसर्च स्टॉक्स में आप कहकर गए और नतीजे दोनों के दमदार है। सर, आई एम हैप्पी टू से कि इन तीनों कंपनीज के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। एज आई सेड, आई एम बायस्ड, हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ है ये स्टॉक्स, सो वो एक डिस्क्लोजर है, सो यू नो दैट इज अ बायस व्हाट वी हैव टुवर्ड्स दी स्टॉक्स। सर, केपीआईटी का सिंपल बोल रहा हूँ सर मैं आपको, सेकंड क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, थर्ड क्वार्टर ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, नाइन्थ क्वार्टर ऑफ इंक्रीजिंग कैश इन बुक्स। तो एटलीस्ट जो मैनेजमेंट जो बोल रहा था वो कर रहा है, दे आर वॉकिंग द टॉक। तो नंबर्स उस तरीके से अच्छे आए हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो सर 7% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आया, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, गाइडेंस अच्छा था, दे सेड कि हम लोग डबल डिजिट ग्रो करेंगे बाई 22 में। नेट कैश कंपनी है सर, एज ए सेड 9 क्वार्टर से उसका कैश बढ़ रहा है, 822 करोड़ कैश है अभी कंपेयर टू 630 करोड़। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला सर कि उनके पास इतना विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट कि वो 4-5 साल के लिए ग्रोथ देख रहे हैं। एक और चीज अच्छा था सर, उन्होंने बोला कि जो डिविडेंड पे आउट है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्रीज करेंगे 35% फ्रॉम अराउंड 30% राइट नाउ, वो भी चीज अच्छी है। मैंने एक टेबल दिया हुआ है सर केपीआईटी मार्जिन का, अगर आप 8 क्वार्टर से देखें तो आपको दिखेगा कि 13%, 11%, 13%, 13%, अभी 16.5% पे है, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। तभी सर ये कंपनी 19-20% मार्जिन लग जाएगा तो ये रीरेट हो जाएगा यहाँ से, सो ये है दूसरा। मगर दिस इज वन थिंग। दूसरा कार्बोरेंडम सर, यू नो आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन दिस एनवायरनमेंट। अगर वाई ऑन वाई देखें, क्वार्टर क्वार्टर देखें, दोनों तरफ बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 3% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा 22% है क्वार्टर क्वार्टर। एक छोटा सा एक्सेप्शनल कॉस्ट है सर, अगर उसको निकाल दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अप 25%। सेरेमिक्स, एब्रेसिव्स, दोनों सेगमेंट्स बहुत अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रो मिनरल्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो एक चीज है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इसके जो मार्जिन है 21% में आ गए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। 21% वो से 17.5% क्वार्टर क्वार्टर और वो से 17% वाई ऑन वाई। 25 टाइम पे ट्रेड करता है, नेक्स्ट ईयर अर्निंग सर, और 20% आरओसी है, सो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। केएसबी से नंबर्स देखिए आप, सेल्स 48% ऊपर था, एबिटा 18 करोड़ से 62 करोड़ था, मार्जिन 7% से 16%, प्रॉफिट 42 करोड़ वर्सेस 10 करोड़। एफवाई 21 में सर 121 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, मगर 20 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, एमएनसी स्टॉक है, 20% आरओसी है, और आप देखें 5 साल से इसने ग्रॉस फ्लो अपना 50% बढ़ा लिया है, 500 करोड़ से नेली 750 करोड़, तो उसको बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो तीनों स्टॉक्स क्योंकि आपके चैनल पे पीआरएस पे कवर किए थे हम लोग और बात करते रहते हैं, सो आई जस्ट थॉट इस पे थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, एज आई सेड वी आर बायस्ड एज अ डिस्क्लोजर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हैं वो सारे नतीजे जिन पर आपको रखनी है नजर। तो मिड कैप्स में अच्छे नतीजे, वहीं बायोकॉन और टाटा कम्युनिकेशन ने किया है निराश। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये नतीजे विस्तार से बताने के लिए। आपसे होगी मुलाकात कल फिर, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। आइए, तैयार है हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स और वक्त है अब उनसे उनकी पिक ऑफ द डे लेने का। आप सबका स्वागत है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, सेठी साहब भी आ चुके हैं, वागले साहब, किरण जी, राकेश जी, सबको सुप्रभात। किरण जी करिए शुरुआत, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है सूर्य रोशनी, ये बाय करने की सलाह है। इसने कल के सत्र में बहुत ही अच्छे डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली और एक करीबन 4-5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। मेरा मानना है कि 390 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए आज के लिए लगभग 445 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे ऑन द लोअर साइड, पर पोजिशनली मुझे लगता है कि काफी बड़े अपसाइड आप इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, सूर्य रोशनी ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। किरण जी के नाम में ही रोशनी है और शेयर में भी रोशनी। सूर्य रोशनी खरीदे 445 के टारगेट के लिए। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं खरीदूंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कल जाते जाते एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आज मूव कंटिन्यू हो सकती है। 1405 का बंद है मेरा, 1386 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक 20 रुपए की रिस्क होगी और ऑन द अपसाइड टारगेट 1440 तक मुझे लगता है आज के दिन में आना।
ओके, 1440 के टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करें खरीदारी। और आज ये आने वाले हैं नतीजे भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के, वो भी आपको रखना है नजर में, ताकि नतीजों का भी एक्शन आपके ध्यान में रहे। बंसल जी भी हैं तैयार हमारे साथ। बंसल जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है उसके नतीजे अनिल जी काफी बढ़िया आए हैं। नाम बाद में लूंगा, पहले नतीजे देखिए। रेवेन्यू आया है 14,734 करोड़ का वर्सेस रेवेन्यू ऑफ 11,079 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया अनिल जी 333 करोड़ का वर्सेस लॉस ऑफ 2,388 करोड़। और क्वार्टर 3 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 53 करोड़। पैट आया है 242 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 1,600 करोड़। और ईपीएस आई है क्वार्टर 4 की 16.25। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है 452 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 620 करोड़। और काफी बढ़िया स्टॉक था, 2 दिन पहले एल्गो में दिया था। स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। और ये जिस तरीके का नतीजे हैं, ये एल्गो ट्रेड एक ब्लॉकबस्टर कॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इस पर खरीदारी की राय है। 107 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। बिल्कुल, जब ये नतीजे पढ़ रहा था तो मुझे आपकी याद भी आई। आपने एल्गो ट्रेड के तौर पर यहां पर खरीदारी करने की राय भी दी थी, और यहां पर बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है चेन्नई पेट्रो में इस वक्त बंसल जी की तरफ से। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब, सुप्रभात। पहले तो बताएं वायदा कारोबार के स्टॉक्स, आपका पिक ऑफ द डे भी, और बाकी स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, पहले तो बाजार में एक दमदार तेजी बनी हुई है। कल हमने देखा यूएस में थोड़ा सबड्यूड सेशन था, बट बाजार बंद होने के बाद वहां जो नतीजे आए हैं इसके एप्पल के, फिर फेसबुक के, गूगल के दमदार नतीजे, और उसके कारण से डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी बनी है। तो ओवरऑल चारों तरफ अच्छा माहौल है। और हमारे यहाँ पे तेजी के जो 3 दिन के बाद आज चौथा दिन भी अच्छी तेजी होनी चाहिए। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर हो सकती है, बट ओवरऑल बाजार में तेजी का ट्रेंड है। बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा, एक तो कैश मार्केट का पिक ऑफ द डे देना चाहूंगा, जो कि रहेगा लॉरस लैब्स, जिसके आज नतीजे आने हैं। अभी 2 दिन पहले शायद आपने कवर किया था नाक जो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे इस सेगमेंट में, जो कि एक दमदार सेगमेंट है, जहां पे टाइमली आईसीआईसीआई बैंक, टाइमली हिंदुस्तान जिंक और टाइमली लॉरस लैब्स को कवर किया गया। मुझे लगता है इस कंपनी के नतीजे आज अच्छे होने चाहिए, और इस पे मैं बुलिश हूं। मेरा आज का इसमें टारगेट है 490 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 465 रुपए का। और जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी, जिसके कल नतीजे आए। नतीजे बेहद दमदार थे, और कंपनी ने 17 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक तेजी करनी चाहिए। 610 पे कल बंद हुआ है, आज का टारगेट है 630 का, स्टॉप लॉस 600 रुपए का। बाकी एफ&ओ सेगमेंट से 3 स्टॉक है। पिक ऑफ द डे के तौर पर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक अच्छी खासी तेजी पिछले 1-2 दिन में बनी है। कल इसके नतीजे आने हैं। एक तो नतीजे बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है, हर सेगमेंट में अच्छा करना चाहिए, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रिटेल, सब में। इसके अलावा वापिस से ये जो खबरें हैं अरामको को स्टेक सेल की, वो खबरें अब तूल पकड़ रही है। मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए, और ये स्टॉक आज निफ्टी, सेंसेक्स सबकी रैली को मदद करना चाहिए। तो रिलायंस में आज खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2050 का, स्टॉप लॉस रखना है 1980 रुपए का। इसके अलावा स्टील सेक्टर, जो कि एक पसंदीदा सेक्टर है, निचले लेवल्स पे सब स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, वहां पे आज भी वापस से खरीदारी करनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील में, जो कि कल 662 पे बंद हुआ है, इसमें भी आज के टारगेट है 675 के। और फाइनली ग्रासिम में भी खरीदारी करने की सलाह है एफ&ओ स्पेस से, 1341 पे बंद हुआ है, इस पे टारगेट रहेगा आज का 1365 रुपए। तो रिलायंस में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय। ग्रासिम में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। आइए, हमारे 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालीवाल साहब भी और साथ ही जय ठक्कर भी। दोनों का ही स्वागत है। राजेश जी, बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। सो गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से डेली चार्ट पे रिवर्सल बने हैं, कल रोल ओवर एक्शन भी देखे तो करीब 80-82% के आसपास रोल ओवर एक्शन भी ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, स्टॉक ने जो बेस बना के अब रिवर्सल दिया, हमें लगता है कि पिडिलाइट को यहाँ से बाय करना चाहिए। ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1920 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 1879 के आसपास इसका क्लोज है, तो इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1855 के आसपास, और 1920 तक के टारगेट हमें लगता है पिडिलाइट में देखने को मिलना चाहिए। राजेश जी, पिडिलाइट का शेयर हमारे चैनल पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई रिकमेंड करता तो आप ही करते, तो आपको कुछ विशेष पसंद है पिडिलाइट का,
या फिर मतलब हाथ जमा हुआ है इसके चार्ट पे एकदम कि भाई जब भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल स्टॉक वैसे ही चलता है जैसा मैं कहता हूँ, तो क्या वजह क्या है? पीडीलाइट बार बार आपकी रिकमेंडेशन में आता है। देखिए अनिल जी, कुछ क्वालिटी स्टॉक होते हैं जो हमेशा रडार पे रहते हैं और जब भी डिप मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जहां भी नियर टर्म चार्ट पे छोटा मोटा भी रिवर्सल जब भी बनता है तो बिल्कुल उस स्टॉक को बाइंग करने की चेष्टा रहती है और रिकमेंड करने की चेष्टा रहती है। तो ये बिल्कुल क्लोजली वॉच लिस्ट में स्टॉक है, पीडीलाइट है, एशियन पेंट है, ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो हमेशा मेरे रडार पे ही रहते हैं और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मिस नहीं करता हूँ और जहां मौका मिलता है उसको रिकमेंड जरूर करता हूँ। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहली चीज तो ये कि कल के आपके क्लोजिंग वाले शो के दोनों कॉल आज कमाल करने की तैयारी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन आपने दिए हैं, निफ्टी का आपने मेरे ख्याल से 14,900 का ऑप्शन दिया था और बैंक निफ्टी पर 34,000 का कॉल ऑप्शन। पहले तो ये बताएं, आज गैप से ओपनिंग हो रही है तो उसके बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इंतजार करना है, क्या करना चाहिए, पहले वो भी बताएं और साथ ही आज का आपका पिक ऑफ द डे भी। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ऊपर में ये गैप अप ओपनिंग होती है और अगर 15,000 के ऊपर हो जाती है देन डेफिनेटली खरीदे। अगर 15,000 के ऊपर नहीं होती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। बट ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा कोई भी डिप आए तो हमें खरीदने की ही एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है और ढूंढना है कि अगर वो मिलती है राइट टाइम पर तो खरीद कर ही चलना है। आई वुड से दैट कि 15,000 के ऊपर खुले तो वेट मत कीजिए, और 15,000 के ऊपर नहीं खुलता देन डेफिनेटली वेट फॉर सम गुड लेवल्स। और जहाँ तक अनिल जी पिक ऑफ द डे का सवाल है, ये तो आज मेरा सेठी साहब की तरह 2 पिक है, तो आज मैं पिक्स ऑफ द डे देना चाहूँगा। अगर आपकी अनुमति हो सर तो मैं आगे बढ़ूँ। देखो, दोनों के दोनों चलने चाहिए बस, बाकी तो आप दो क्या आप जितना चाहें दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेठी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। सेठी साहब 10 में से 10 वाले हैं, तो आप सोच लीजिए मुकाबला किससे कर रहे हैं। बिल्कुल बताइए, 2 के दोनों बता दीजिए जय। जी अनिल जी, कोई मुकाबला नहीं है सेठी साहब से, तो उनसे इंस्पायर होकर ही कर रहा हूँ। और अनिल जी, फर्स्ट जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। 181 का टारगेट रहेगा एक्साइड में एंड 174.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे एक लेवल पर आ चुका है, काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। और अनिल जी, खास कर ये बात है कि जून 2020 से लेकर अभी तक जो भी ये स्टॉक में एक अपमूव देखने मिला था, उसके एक जो चैनलाइज मूव रही है उसके लोअर एंड पर आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक्साइड पहला बाय रिकमेंडेशन है, 181 का टारगेट रहेगा। और सेम सेक्टर से मुझे अमर राजा बैटरी भी पसंद है, तो यहाँ पे भी एक बाय रिकमेंडेशन है अनिल जी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 833 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 813 के आसपास क्लोज हुआ था, तो पिक ऑफ द डे में अमर राजा बैटरी 833 का टारगेट रहेगा। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 802 का। ओके, तो ये 2 स्टॉक हैं वायदा कारोबार में जो जय को पसंद है, जहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी।